नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का दिशा ई राइज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज हम 31 अगस्त और पिछले दिवस की रक्षाबंधन के पावन पर्व की करंट जीके जो है वो लेकर आपके सामने प्रस्तुत है। अगर हम बात करें दिशा ई राइज करंट अफेयर की, तो इस करंट अफेयर का नाम जो है वो है वंदे भारत करंट अफेयर। वंदे भारत करंट अफेयर में आपको राजस्थान से संबंधित जितनी भी करंट जीके है वो कंप्लीटली यहीं पर आपको मिल जाएगी, अन्य जगह आपको भटकना नहीं पड़ेगा। चलिए हम बात करते हैं। सबसे पहले तो एक चीज आपके सामने विशेष ध्यान रखना होगा। आज का जो मोटिवेशनल लोगो है, मोटिवेशनल टैग है कि ज्ञानाय कृत्यम परमम क्रियाभ्य है। ज्ञानाय कृत्यम परमम क्रियाभ्य है, अर्थात ज्ञान के लिए किया जाने वाला कर्म सभी कर्मों में श्रेष्ठ है। अगर आपने इसी करंट जीके को कुछ इस तरह से ले लिया कि हमें अपने नॉलेज को बढ़ाना है, नॉलेज को पावरफुल बनाना है, तो कुल मिलाकर निश्चित रूप से यह श्रेष्ठतम कर्म होगा और श्रेष्ठतम के साथ साथ सफलता भी दिलवा देगा। लेकिन आपने केवल सफल होने के लिए ही इसको आपने देखा तो आपका ज्ञान विकसित नहीं होगा। बिना ज्ञान विकास के आप सफल नहीं हो पाते हो। इसलिए सबसे पहला काम आपको, महाकवि अश्वघोष घोष कहते हैं, अपने ज्ञान को बढ़ाओ। जब ज्ञान बढ़ेगा तो आप अपने आप इस श्रेष्ठता की ओर बढ़ते जाएंगे। ठीक है। और ये आपके सामने एक छोटा सा मैप है, आर्यावर्त, जिसे हम भारत कहते हैं, लेकिन पहले यही भारत पूरा आर्यावर्त यानी उसमें आसपास का पूरा क्षेत्र, ये जो आपको लाल लाल निशान दिख रहे हैं, ये पूरा क्षेत्र भारत का था। पूरा क्षेत्र किसका था? भारत का था। आज यही भारत जो है ये कई देशों में बढ़ गया, जैसे अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है ना, ये चाइना वाला ऊपर वाला हिस्सा, नेपाल है, भूटान है, छोटे छोटे देशों में बढ़ गया। लेकिन अब हमें पुनः एक अखंड भारत की ओर बढ़ना है। लेकिन उससे पहले आपको कुछ बनना है। तो बनने के लिए आज का पहला प्रश्न रहेगा वीर तेजाजी की धरती से, और हम पहले प्रश्न को लेते हैं आपके लिए। तो ध्यान रखें, राजस्थान में वीर तेजाजी पशु मेला। प्रश्न है, राजस्थान में वीर तेजाजी पशु मेला पर्वतसर, जिसकी शुरुआत श्रावण पूर्णिमा से हुई है, वर्तमान में किस जिले में स्थित है? अभी हाल ही में आपको पता है तेजाजी का मेला चल रहा है, और ये भाई पूरे भादो मास में, लगभग भादो मास में पूरा मेला ही रहता है। हालांकि 17 सितंबर तक चलेगा ये, 30 अगस्त से 17 सितंबर तक चलेगा। 30 अगस्त को शुरू हुआ ये, यानी श्रावण पूर्णिमा को शुरू हुआ। और आज की तिथि की अगर हमने बात की तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप यहाँ पर आपके लिए, कि आप इन तिथियों को भी ध्यान में रख सकते हैं, जिससे आपको ये प्रश्न भी क्लियर हो जाए कि आज की श्रावण पूर्णिमा या भाद्रपद प्रतिपदा भी कह सकते हैं, क्योंकि श्रावण पूर्णिमा सुबह 7:07 तक थी, आज भाद्रपद प्रतिपदा है। तो श्रावण पूर्णिमा के तुरंत बाद ही आज भाद्रपद प्रतिपदा लग गई थी, और गुरुवार आपका, इससे भी आप अपडेट रह सकते हैं। फिर हम बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। हम चल रहे थे, हमने इसकी बात की थी कि वीर तेजाजी का जो पशु मेला पर्वतसर में भरता है, इसकी शुरुआत श्रावण पूर्णिमा से होती है, यानी 30 अगस्त से शुरू हुआ और 17 सितंबर तक चलने वाला एक बड़ा मेला है ये। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला, लगभग इसमें 1.5 लाख से ज्यादा पशु हिस्सा लेते हैं। तो कुल मिलाकर के एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है वीर तेजाजी पशु मेला। प्रश्न क्या है कि वर्तमान में किस जिले में है? पर्वतसर पहले आता था नागौर में। पर्वतसर पहले किस में आता था? नागौर डिस्ट्रिक्ट में आता था। लेकिन वर्तमान में पर्वतसर है कहां पर? प्रश्न सीधा सा बन जाता है। तो वर्तमान में भाई ये तीनों तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि नया जिला कौन सा बना है? डीडवाना कुचामन। तो डीडवाना कुचामन में है। पर्वतसर कहां है भाई? डीडवाना कुचामन में स्थित है। अगर हम बात करें वीर तेजाजी के बारे में, हालांकि तेजाजी एक महान परंपरा के, या यूं कहें जिन्हें हम लोक देवता के रूप में भी जानते हैं। किसके रूप में जानते हैं भाई? लोक देवता के रूप में भी जानते हैं। तो उन्हीं तेजाजी की अगर हम बात करें विशेष रूप से कुछ खास तथ्यों के साथ में, तो ध्यान देना भाई। तेजाजी जो है, इनके बारे में कई तरह के प्रश्न बनते हैं कि भाई तेजाजी की पर्वतसर में देवली आई कैसे? तो जोधपुर के महाराजा अभय सिंह के बारे में आपने सुना होगा। जोधपुर के महाराजा कौन थे? अभय सिंह। अभय सिंह को भाई तेजाजी के दर्शन प्राप्त हुए थे। अभय सिंह को तेजाजी के दर्शन प्राप्त हुए थे, और भाई मूल रूप से पनेर से जब इनकी देवली उठाई जा रही थी, तब उन्होंने दर्शाव दिया था कि भाई मैं इस देवली को उठा नहीं पाओगे, आपको नई स्थापित करनी पड़ेगी और मैं वहां आ जाऊंगा। तो अभय सिंह जी ने नई देवली स्थापित की थी पर्वतसर में। नई देवली कहाँ डाली थी? पर्वतसर में। फिर जो नई देवली डाली गई थी पर्वतसर में, वहां पर क्या सबूत है कि तेजाजी आ गए? तो भाई जो हल है वो हरा हो गया था, है ना। एक नमकीन झील है वो मीठी हो गई थी, यानी खारे पानी की झील मीठे पानी की बदल गई थी। ऐसे कुछ चमत्कार हुए थे।
जिससे वास्तविकता में अनुभव हुआ कि तेजाजी पर्वतसर में विराजमान हो चुके हैं। तो कुल मिलाकर उसी पर्वतसर की हम बात कर रहे हैं, डीडवाना कुचामन से ये जिला संबंधित है। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपके सामने। हाल ही में नाथद्वारा में, ध्यान देना कि नाथद्वारा में उद्यान व एम्यूजमेंट, ये एम्यूजेंट नहीं है, एम्यूजमेंट है भाई, एम्यूजमेंट, कि हाल ही में नाथद्वारा में उद्यान व एम्यूजमेंट पार्क के लिए राज्य सरकार द्वारा किस निजी कंपनी को भूमि आवंटित की गई है। अभी आप सभी के जानकारी के लिए आप न्यूज़पेपर भी पढ़ते हैं और साथ में मैं ताज़ा करंट जी के आपको अपडेट करवाता भी रहता हूं कि अभी हाल ही में भाई नाथद्वारा में एक बड़ी भूमि आवंटित की गई थी। नाथद्वारा में वो कौन सी कंपनी, निजी कंपनी कौन सी थी, तो इसमें यहां तक तो आपको पता चल ही गया होगा, आंसर आप जानते हो, तत्पदम उपवन प्राइवेट लिमिटेड। लेकिन इसके बारे में भी कई तरह के प्रश्न बनते हैं कि तत्पदम जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है कौन सी है भाई। तत्पदम जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, इसने एक, या यूं कहें कि एक विशाल उद्यान बनाने का सोचा, यानी विशाल उद्यान का निर्माण के लिए एक एम्यूजमेंट पार्क बनाया जाएगा यहाँ पर। इसके लिए 6,970 वर्ग मीटर की भूमि, इसके नाम पर कितनी भूमि दी गई है, 6,970 वर्ग मीटर की भूमि से प्रदान की गई है राज्य सरकार द्वारा, यह आवंटित की गई है तत्पदम उपवन प्राइवेट लिमिटेड को। सबसे बड़ी बात आती है यहाँ पर कि यहाँ पर पार्किंग वगैरह की व्यवस्था भी हो जाती है, एक एम्यूजमेंट पार्क यानी पार्किंग की व्यवस्था के लिए, और साथ में छोटा मोटा एक वहां विशाल उद्यान बनाया गया है। तो कुल मिलाकर आपको ध्यान रखना होगा नाथद्वारा को आप जानते हो, सिहाड़ गांव से श्रीनाथ जी की मूर्ति यहाँ लाई गई थी, नाथद्वारा में विराजमान की गई थी, किशनगढ़ में स्थापित किया गया था और बाद में नाथद्वारा पहुंचाई गई थी श्रीनाथ जी महाराज। तो श्रीनाथ जी की भूमि है जिनको कहते हैं कि सबसे ज्यादा श्रृंगारिक देवता है, सबसे कम उम्र में, यानी 7 साल की उम्र की इनकी फोटो है। ये जो मूर्ति लगी है ये सप्तवर्षीय बालक के रूप में इनकी पूजा होती है, 7 वर्षीय बालक के रूप में इनकी पूजा होती है। वो है श्रीनाथ जी जो सिहाड़ गांव से लाए गए थे। कुल मिलाकर ध्यान में रह जाएगा कि उद्यान व एम्यूजमेंट पार्क के लिए राज्य सरकार द्वारा किसी निजी कंपनी को भूमि आवंटित की गई है। वो कौन सी है, तत्पदम उपवन प्राइवेट लिमिटेड है। कौन सी है भाई, तत्पदम उपवन प्राइवेट लिमिटेड है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं, क्लियर है सभी के। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं, जेम्स एंड ज्वेलरी बोर्स की स्थापना कहां की जाएगी। जेम एंड ज्वेलरी बोर्स, गजब का प्रश्न है। जेम एंड ज्वेलरी बोर्स की स्थापना कहां पर की जाएगी भाई। जेम एंड ज्वेलरी बोर्स की स्थापना की जब बात की जाती है तो वो निश्चित रूप से जयपुर में की जाएगी। कहां की जाएगी, जयपुर में। लेकिन इसके पीछे एक आपको पता 44,000 वर्ग मीटर भूमि, 44,000 वर्ग मीटर भूमि जो है वो कुछ आरक्षित दरों पर उपलब्ध करवाई गई थी जेम एंड ज्वेलरी बोर्स के लिए। जेम एंड ज्वेलरी बोर्स के लिए काम किया गया था। जो औद्योगिक आरक्षित दर है ना भाई, लीज पर ये दी गई थी। कुल मिलाकर इससे क्या हुआ कि 44,000 वर्ग मीटर भूमि पर जेम एंड ज्वेलरी बोर्स की स्थापना की जाएगी। जेम एंड ज्वेलरी बोर्स की स्थापना की जाएगी। लगभग 60,000 लोगों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलने की संभावना रहेगी भाई। 44,000 वर्ग मीटर भूमि की बात है और लगभग 60,000 लोग इससे प्रभावित होते हैं। 60,000 लोगों को रोजगार मिलता है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। तो जेम एंड ज्वेलरी बोर्स की स्थापना कहां पर की जाएगी अगर आपसे पूछे तो जयपुर में। कहां पर की जाएगी, जयपुर में की जाएगी। फिर हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं फटाफट से। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि राजस्थान सरकार द्वारा महिलाओं को किस योजना के तहत स्मार्टफोन वितरित किए जा रहे हैं। कौन सी योजना है, अभी सबको फोन मिल रहे हैं ना, सबको स्मार्टफोन मिल रहे हैं, अशोक जी गहलोत सबको बांट रहे हैं। राजस्थान सरकार सभी को फोन दे रही है भाई, स्मार्टफोन लो। जिसने चिरंजीवी बीमा योजना में रजिस्टर्ड है, जो भी रजिस्टर्ड है, सबको स्मार्टफोन मिल रहा है। तो ये स्मार्टफोन की योजना कौन सी है, इसका नाम है इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना। वैसे भी कांग्रेस की सरकार है और आप जानते हैं कि इंदिरा गांधी एक पूर्व प्रधानमंत्री रही है जिसे हम आयरन लेडी के नाम से जानते हैं। आयरन लेडी के नाम पर काफी सारी योजनाएं हैं, इसलिए ज्यादातर चांस बन जाता है कि आप इसको सही करोगे कि स्मार्टफोन किस नाम से दिए जा रहे हैं, इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के नाम से दिए जा रहे हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं कि राज्य में जिला स्तरीय ओलंपिक की शुरुआत कब से होगी। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक और शहरी ओलंपिक दोनों अभी चल रहे हैं, जिसमें ग्रामीण ओलंपिक हुए, उससे पहले शहरी ओलंपिक हो गए, फिर ग्रामीण ओलंपिक ब्लॉक स्तरीय हो गए, अब शहरी ओलंपिक वैसे ही ब्लॉक स्तरीय थे। तो अब दोनों टीमें जो जीती हैं वो जिला स्तर पर जाएंगी और 1 सितंबर से ये मैच शुरू होंगे। वहां पर ये जो मैच शुरू होंगे 1 सितंबर से वो डिस्ट्रिक्ट स्तरीय होंगे साहब।
तो जिला स्तरीय ओलंपिक की शुरुआत कब से होगी? 1 सितंबर से होगी। कब से होगी भाई? 1 सितंबर से। क्लियर है? नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं कि एशिया कप क्रिकेट 2023 का उद्घाटन, एशिया कप क्रिकेट 2023 का जो उद्घाटन मैच है किन 2 देशों के मध्य खेला जाएगा? एशिया कप क्रिकेट 2023 का उद्घाटन जो मैच है वो भाई पाकिस्तान में खेला जा रहा है, तो पाकिस्तान और नेपाल के मध्य खेला जाएगा। नेपाल एक नई टीम है, या यूं कह सकते हैं कि पाकिस्तान से पहली बार, जो दुनिया में एक मानी जानी टीम है पाकिस्तान, उसके सामने पहली बार नेपाल की सीधी भिड़ंत हो रही है। यानी नेपाल और पाकिस्तान में पहला मैच होगा, ये वैसे भी पहला है और एशिया कप क्रिकेट का उद्घाटन मैच भी है। तो इस तरह के कई प्रश्न यहां से बन सकते हैं। तो पाकिस्तान और नेपाल के बीच में ये उद्घाटन मैच खेला जाएगा भाई। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ जाते हैं कि उज्ज्वला योजना में केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में गैस सिलेंडर पर 200 रुपए की छूट की घोषणा की गई है। कितने रुपए की? 200 रुपए की छूट। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रक्षाबंधन के पावन अवसर पर कहा था कि भाइयों और बहनों, भाइयों नहीं भाई, केवल बहनों की बात थी कि बहनों आपके लिए रसोई में अब कुछ सस्ता किया जा रहा है और वो होगा सिलेंडर, जो कि उज्ज्वला योजना में आने वाले जो सिलेंडर हैं वो 200 रुपए सस्ते होंगे। अब 200 रुपए का भाई साहब फायदा मिल रहा है सिलेंडर पर। कितने रुपए का? 200 रुपए का। लेकिन ये योजना शुरू कब से हुई थी? प्रश्न ये बन जाता है। तो ये योजना शुरू हुई थी 2016 मई से, यानी मई 2016 से इस योजना की शुरुआत हुई थी। उज्ज्वला गैस योजना की शुरुआत कब से हुई थी? मई 2016 से। कब से हुई थी भाई? मई 2016 से इस योजना की शुरुआत हुई थी। तो मामला क्लियर होगा, मई 2016 से इस योजना की शुरुआत हुई थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। हाल ही में फुटबॉल से संबंधित किंग्स कप किस देश में आयोजित किया जाएगा? गजब का प्रश्न है। फुटबॉल से संबंधित है और कप कौन सा है? किंग्स कप है। फुटबॉल से संबंधित है और कप कौन सा है भाई? किंग्स कप है। कौन सा कप है? किंग्स कप है। तो किस देश में आयोजित होगा कि किंग्स कप? तो ध्यान रखना, ये जो कप आयोजित होगा ये होगा ईरान। कौन सा? ईरान। हालांकि अगर मैं बात करूं भारत जो है ये 7 सितंबर से मैच खेलेगा, सबसे पहले फुटबॉल का मैच। और थाईलैंड में आयोजित होगा, ईरान में नहीं बल्कि थाईलैंड में ये खेलेगा। लेकिन भारत जो है इराक के साथ, भारत और इराक में पहला मैच होगा 7 सितंबर को, भारत वर्सेज इराक। इन 2 टीमों में पहला फुटबॉल मैच होगा, है ना। किंग्स कप का पहला मैच 7 सितंबर को होगा। कब होगा? 7 सितंबर को। और ये थाईलैंड में खेला जाएगा। कहां खेला जाएगा भाई? थाईलैंड में ये मैच खेला जाएगा। थाईलैंड में किस किस के मध्य? सबसे पहला मैच होगा भारत और इराक के मध्य। यानी भारत का जो सामना होगा वो इराक से होगा। किससे होगा? इराक से होगा। 7 से 10 सितंबर तक, है ना। जो थाईलैंड है वहां पर एक स्थान है चियांग। कौन सा है? चियांग में खेला जाएगा। थाईलैंड के चियांग में ये मैच खेला जाएगा। थाईलैंड के चियांग में ये मैच खेला जाएगा। 7 से 10 सितंबर तक भारत का सामना होगा इराक से पहली बार। ठीक है, मामला क्लियर है भाई? क्लियर है ना प्रश्न कि भाई किंग्स कप किस क्षेत्र में खेला जाता है? देखो प्रश्न कई तरह के बनते हैं, कि किंग्स कप किस क्षेत्र में खेला जाता है। तो ध्यान रखना, किंग्स कप किस क्षेत्र से संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। कब से कब तक होगा? 7 से 10 सितंबर तक होगा। कहां पर होगा? थाईलैंड के चियांग जगह पर होगा। और भारत के साथ किसका मैच होगा? इराक के साथ मैच होगा, भारत और इराक के मध्य। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ जाते हैं फटाफट से कि हाल ही में 5S महिला हॉकी एशिया कप में थाईलैंड को पराजित करके कौन सा देश विजेता बना है? भाई थाईलैंड को हरा करके इस बार भारतीय टीम जो है वो चैंपियन बनी थी। थाईलैंड को हरा करके भारतीय टीम जो है, भारतीय महिला हॉकी टीम जो है ये विजेता बनी थी। तो भारत थाईलैंड को हराकर जीता था, वो भी 7-2 से थाईलैंड की टीम को हराया था। 5S एशिया कप का खिताब जीता था भारतीय महिला हॉकी प्लेयर्स ने। तो ये कुल मिलाकर के भाई खिलाड़ियों को 2-2 लाख का रुपया, 2-2 लाख का इनाम मिलेगा इसमें सरकार की ओर से। यानी प्रत्येक खिलाड़ी को 2-2 लाख रुपए और जो सहयोगी उनको 1-1 लाख रुपए दिया जाएगा। लेकिन आपको इतना ध्यान रखना, 5S महिला हॉकी एशिया कप जो है वो थाईलैंड को हरा करके भारत जीत गया है और एशिया कप पर भारत का हिस्सा हो गया। 7-2 से ये जीत हासिल की थी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें आगे की ओर, अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में अजरबैजान के
बाकू में आयोजित या फिडे वर्ल्ड कप में रमेश बाबू प्रज्ञानंदा रनर अप रहे। रमेश बाबू प्रज्ञानंदा का नाम मत भूलना। छोटी सी उम्र में क्या क्या धमाल मचाए इन्होंने, छोटी सी उम्र में बड़े धमाल मचाने वाले खिलाड़ी रहे। कौन? रमेश बाबू प्रज्ञानंदा। कौन है भाई? रमेश बाबू प्रज्ञानंदा। छोटी सी उम्र में बड़े बड़े धमाल मचाए हैं इन्होंने। किसको हराकर? प्रश्न ये बनता है, इन्होंने किसको हरा करके, किसको हरा करके इतना बड़ा नाम किया था? तो ध्यान रख, सॉरी, ये किन से हारे थे फाइनल में? फाइनल में ये किन से हारे थे? तो ध्यान रखना, ये मैग्नस कार्लसन से, ये मैग्नस कार्लसन से हार गए थे फाइनल में, लेकिन रनर अप रहे साहब। यहां तक पहुंचने वाले खिलाड़ी बहुत कम होते हैं, है ना। और एक वो खिलाड़ी इनके सामने था जो बहुत, यानी यूं कहें कि एक तरफ भारत का युवा खिलाड़ी रमेश बाबू प्रज्ञानंदा था, और एक तरफ एक बड़ा खिलाड़ी, बड़ा खिलाड़ी की अगर हम बात करें जो मतलब 5 बार का वर्ल्ड चैंपियन, 5 बार का, ध्यान रखना, 5 बार का वर्ल्ड चैंपियन रहा मैग्नस कार्लसन। 5 बार का वर्ल्ड चैंपियन रहा है। कौन? मैग्नस कार्लसन। 5 बार का वर्ल्ड चैंपियन व्यक्ति जो है भाई साहब, गढ़ जीत रहा है। क्या जीत रहा है? गढ़ जीत तो जीतेगा भाई, लेकिन उनके सामने यूं कहें कि साहब 47 मूव, समझ रहे हो, 47 मूव के बाद ये हारे थे। यानी इतना डिफिकल्ट गेम को बना दिया था साहब। 21 अगर ये जीत जाते, हमारे बंदे यानी रमेश बाबू प्रज्ञानंदा जीत जाते चेन्नई में, चेन्नई से आते हैं ये, और ये जीत जाते तो भाई साहब 21 साल बाद भारत वो देश होता। कितने साल बाद? 21 साल बाद भारत वो देश होता जिसे पुनः ये फिडे वर्ल्ड कप मिलता। ये फिडे वर्ल्ड कप मिला क्यों? क्योंकि इससे पहले सॉरी विश्वनाथन का नाम सुना होगा, विश्वनाथन आनंद का नाम आपने सुना होगा, जिन्होंने 2002 में इस कप को जीता था। उसके बाद भारत का अभी तक कोई खिलाड़ी नहीं था जो इस कप को लेकर आता, लेकिन ये प्रज्ञानंदा होते। लेकिन होता है ना कि साहब किस्मत को मंजूर नहीं था, किस्मत को मंजूर नहीं था। फिर कभी जाएंगे तो फिर कभी जीतेंगे, इसी आशा के साथ हम आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम बात करें तो फिडे वर्ल्ड कप जो है किसने जीता था? मैग्नस कार्लसन ने जीता था, लेकिन इनके सामने रहे भारत के रमेश बाबू प्रज्ञानंदा, जो रनर अप रहे थे, रमेश बाबू प्रज्ञानंदा। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। इंटरनेशनल वार गेम के तहत ब्राइट स्टार युद्धाभ्यास किस देश में किया जा रहा है? ब्राइट स्टार युद्धाभ्यास। प्रश्न फिर बन जाता है, गजब का प्रश्न बन जाता है कि ब्राइट स्टार युद्धाभ्यास जो है किस देश में आयोजित किया जा रहा है इंटरनेशनल वार गेम के तहत? तो ये होगा मिस्र में। कहां पर आयोजित होगा? मिस्र में ऐसा आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है, सूर्य के अध्ययन हेतु इसरो द्वारा छोड़े जाने वाले यान का नाम रखा गया है। इसरो के अध्ययन के लिए इसरो ने कौन सा यान छोड़ा, है ना? सूर्य के अध्ययन के लिए इसरो ने कौन सा यान छोड़ा? वो है आदित्य L1। कौन सा छोड़ा था? आदित्य L1 जो है छोड़ा है। अभी 2 सितंबर को ये जाएगा। तो कुल मिलाकर के ये आदित्य L1 जो है सूर्य के अध्ययन के लिए छोड़ा जाएगा। आदित्य L1 जो सूर्य का अध्ययन करेगा साहब। फिर है वेट लिफ्टिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप। अगला प्रश्न है, वेट लिफ्टिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप किस देश में 4 सितंबर 2023 से आयोजित की जाएगी? यह है वेट लिफ्टिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप। वेट लिफ्टिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप की हम बात कर रहे हैं। वर्ल्ड चैंपियनशिप है सऊदी अरब के रियाद में आयोजित होगी। सऊदी अरब के रियाद में ये आयोजित होगी वेट लिफ्टिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप। लेकिन इसका प्रश्न क्यों हमारी एग्जाम में आ सकता है, तो मैं आपको बताऊं, मीराबाई चानू का नाम सुना होगा आपने, वेट लिफ्टर मीराबाई चानू। वो इसमें हिस्सा ले रही है लेकिन वेट नहीं उठाएगी वो। क्यों? क्योंकि जस्ट अगले 20 दिनों में एशिया कप भी होना है जो चाइना में है। एशिया कप होना है और वहां के लिए तैयारी कर रही है मीराबाई चानू, इसलिए कि भारत की खिलाड़ी भाई यहां वेट नहीं उठा रही है। वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी वो एशिया कप के लिए तैयारी कर रही है। तो कुल मिलाकर के सऊदी अरब, ये प्रश्न आ सकता है, वेट लिफ्टिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप जो है ये किस देश में खेला जाएगा? वेट लिफ्टिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप जो है ये किस देश में खेला जाएगा, ऐसा प्रश्न जो है ये आ सकता है। ठीक है, मामला क्लियर है भाई? क्लियर होगा शायद। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जो अगला प्रश्न है आपके लिए वो है, जल शक्ति मंत्रालय की 6ठी लघु सिंचाई योजना
जल शक्ति मंत्रालय की बात चल रही है, उसकी अभी जो लघु सिंचाई योजना गणना आई है वो छठी गणना आई है। लघु सिंचाई योजना की जो गणना है छठी योजना आई है, छठी गणना आई है। उसके अनुसार सर्वाधिक लघु सिंचाई परियोजनाओं वाला राज्य कौन सा है? सबसे ज्यादा लघु सिंचाई परियोजनाओं वाला राज्य कौन सा है? प्रश्न ये है, तो ध्यान रखना, सबसे ज्यादा लघु सिंचाई योजना वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। कौन सा है? उत्तर प्रदेश। 2 नंबर पर आता है महाराष्ट्र का नाम। किसका नाम आता है भाई? महाराष्ट्र का नाम आता है। 3 नंबर पर मध्य प्रदेश का नाम आता है, मध्य प्रदेश। यानी सही आंसर क्या रहेगा? उत्तर प्रदेश। सबसे ज्यादा लघु सिंचाई परियोजनाएं किसमें है? उत्तर प्रदेश में है। 2 नंबर पर महाराष्ट्र में सर्वाधिक लघु सिंचाई परियोजनाएं, और तीसरा नाम आता है मध्य प्रदेश का। तीसरा नंबर किसका आता है? मध्य प्रदेश का आता है लघु सिंचाई परियोजनाओं में। तो मामला क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, स्वास्थ्य अवसर और चुनौतियों पर G20 तकनीकी कार्यशाला कहां आयोजित की जाएगी? स्वास्थ्य अवसर और चुनौतियों पर G20 तकनीकी कार्यशाला कहां पर आयोजित हो रही है? भाई अभी बहुत ज्यादा चर्चा में है, बेंगलुरु में। कहां पर? कर्नाटक के बेंगलुरु में यह आयोजित होगी। स्वास्थ्य और अवसर और चुनौतियों पर G20 तकनीकी कार्यशाला कहां पर आयोजित होगी? बेंगलुरु में। कहां पर आयोजित होगी भाई? बेंगलुरु में। चलिए नेक्स्ट, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। एलन मस्क की स्पेस एजेंसी स्पेस एक्स द्वारा 4 देशों के अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजा गया है। इसमें कौन सा देश का अंतरिक्ष यात्री शामिल नहीं है? कितने देशों की? 4 देशों के अंतरिक्ष यात्री भेजे गए हैं। तो कौन सा देश का यात्री शामिल नहीं है? तो 4 देश कौन कौन से आपको याद होना चाहिए कि एक तो है डेनमार्क, एक है जापान, और एक है रूस, और एक है अमेरिका। इन 4 देशों के यात्री जो है स्पेस एक्स द्वारा अंतरिक्ष में भेजे गए हैं। तो किसका नहीं भेजा गया है? रूस का नहीं भेजा गया, सॉरी जर्मनी का नहीं भेजा गया है। तो आंसर हो गया जर्मनी। लेकिन आपको याद रखना है 4 देशों के यात्री भेजे गए हैं, अमेरिका, डेनमार्क, रूस और जापान। अमेरिका, डेनमार्क, रूस और जापान। अमेरिका, जापान, रूस और डेनमार्क। डेनमार्क, जापान, रूस और अमेरिका। याद रह जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जेवेलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर गोल्ड मेडल जीता? कितने मीटर का भाला फेंका था भाई? तो कितने मीटर तक फेंका था? 88.17 मीटर। अच्छा स्कोर था, 88.17 मीटर। दूसरे स्थान पर रहे थे अरशद नदीम पाकिस्तान के। नदीम जो पाकिस्तान के भारतीय ध्वज के तले इन्होंने फोटो खिंचवाई थी भाई, 88.17 मीटर। तो कुल मिलाकर एक रिकॉर्ड था इनका, और गजब का रिकॉर्ड था। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं फटाफट से, और आज के प्रश्न यहीं पर समाप्त होते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं खास करके कुछ विशेष जानकारियां जो आपको ध्यान में रखनी होगी। सबसे ज्यादा जानकारी जो आपको ध्यान में रखनी है वो ज्यादा से ज्यादा दिशा ई-राइज के इस यूट्यूब चैनल को आप शेयर करें। ज्यादा से ज्यादा दिशा ई-राइज के इस यूट्यूब चैनल को आप शेयर करें, लाइक करें। जिस बंदे ने, जिस विद्यार्थी ने, जिस मित्र ने, जिस साथी ने, जिस सखा ने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। कमेंट करके आप हमें बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। निश्चित रूप से बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा, और सभी दोस्तों तक दबादब शेयर करके पहुंचा दें। जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब करवाएं, और आज्ञा दें मित्रों कि हम दोबारा फिर से ढंग से अच्छे से मिलें। जय हिंद, जय भारत।